मैंने जेनेटिक्स ना पूरा 1 महीना लगा के बहुत अच्छे से कर रखी है, मैं दोबारा क्यों करूँ? 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने, तो 50-50 मिनट करके आप कैसे ऐड हो जाएंगे? लेकिन आप ऐसे फर्जी पढ़ोगे, बीच में नोटिफिकेशन भी आ रहा है आपका मोबाइल का। तो वो चीज पॉसिबल कब है? एनसीईआरटी की एक लाइन रटने थोड़ी बैठोगे। पढ़ने की जगह कॉन्सेप्ट समझो, मतलब समझो इस चीज का। 3 घंटे में या फिर जो भी वो टाइमिंग है अपना, वहाँ पर आपको सारी चीजें रिटेन करनी है कि थोड़ी सी रिटेन करनी है? सारी करनी है। अब यार सारी चीजें कैसे याद रहेंगी? घर आके देखा ना, घर आके खुद पेपर सॉल्व किया, फिर उसके बाद देखा ना यार पूरा जू का पूरा पेपर आता था और मैंने नेगेटिव मार्क की वजह से 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिए। और जो मेजर कमी मुझे दिख रही है, ये आंसर जो आपका आया है। गुड आफ्टरनून क्लास। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा नाम उर्वशी है, ठीक है। हम मिलते हैं डेली क्लासेस में फॉर बॉटनी क्लास। मैम सुरभि मैम जूलॉजी के लिए, एंड सर को जानते हो फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो आज हम क्यों हैं यहाँ पे? कुछ आइडिया है हमको? अच्छा क्लास के लिए आए हम, ठीक है ठीक है। कुछ एक सेकंड कुछ चेहरे थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं जो इकोलॉजी की क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं, पर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी इकोलॉजी की क्लासेस सब आता है। मिस्टर बैक वेंचर, हाँ क्लासेस कहाँ लिए? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, वो घर पे ले लिए सारी क्लासेस, पर सेशन में हम आए हैं, है ना। बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मैम एक साथ पढ़ेंगे आज ये बच्चे, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स एक ही साथ पढ़ा देंगे तुम लोगों को, है ना? चलिए है ना? चलो मैम, भाई ठीक है ठीक है ठीक है। मैम अभी बेसिक एजेंडा एक बार बता देती हैं कि आज हम क्यों आए हैं। वैसे तो बेसिक तुमको पता है, पर मैम एक बार ब्रीफ कर देंगी कि आज हम एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो मैम देखिए, द सोल पर्पस जो आज सब हम तीनों फैकल्टीज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आप बच्चे आए हैं, हमारा मेन एजेंडा क्या है? हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, बट अभी भी शायद देयर आर सम लूप होल्स, देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मे बी हम वो टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप 720 में से 650 का टारगेट रखते हैं, 600 प्लस का टारगेट रखते हैं, बट स्टिल आपका वो जो स्कोर का टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे। मानते हो आप ही लोग? yes, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें गलतियां पता नहीं चल रही हैं, है ना। कुछ ना कुछ कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे ही किया जा रहा था और ऐसे ही करेंगे, लेकिन समय तो एक जैसा रहता नहीं है ना। तो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार यू शुड हैव टू चेंज योरसेल्फ, है ना। कुछ हमें अडेप्टेशंस लानी पड़ेंगी। तो वो आपकी प्रिपरेशन में हम आपको 4-5 मंथ से पढ़ा रहे हैं सारे फैकल्टीज। तो हमने जितना भी सोचा, जितना भी आपको एनालाइज किया कि शायद कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी कन्वेंशनल मिथ्स हैं जो आप लोग सोच के बैठे हो, उसके बारे में हम आपको अवेयर करेंगे एंड देन उसके बाद हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। फाइन, ठीक है। तुम लोगों को कुछ डर फील हो रहा है अभी इस टाइम पे? कितने लोगों को डर लग रहा है? एग्जैक्टली डर लग रहा है? थोड़ा सा डर तो होना चाहिए हमारे अंदर, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। पता है अभी एप्लीकेशन अभी फिर से एक्सटेंड हो गई है, पता है ना सबको? यहाँ पे सबने फॉर्म फिल कर दिया अभी क्लास, अभी 24+ लाख ऑलरेडी फिल हो चुके हैं मैम फॉर्म। और क्या लगता है इसके बाद और लोग बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे। तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी सीरियसनेस घटती जा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हाँ तो कैसे सिलेक्शन लेकर जाएंगे फिर हम ऐसे नॉन सीरियस अप्रोच के साथ? या अगर किसी को डर भी लग रहा है तो हम सर डर लग रहा है इसलिए मैम की क्लासेस नहीं ले रहे हो? हाँ तो कुछ लोगों को डर लग रहा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा चिल्ड आउट हैं, तो कैसे एक बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे इस पूरे प्रोसेस में, है ना। तो उसी चीज को सॉर्ट करने के लिए कुछ कॉमन मिथ है, देखो, जो पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर तुम फेस करते हो, ठीक है। वो तुम सबके खुद के भी हो सकते हैं, कुछ जनरलाइज पहले हम बता देते हैं, बाकी फिर अगर तुम्हारे खुद को तुम्हें कुछ फील होता है कि मैम ये भी चीज थी, तो वो भी तुम ऐड ऑन कर सकते हो। सॉर्टेड है? स्टार्ट करें? चलो मैम एक चीज बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, तुम लोगों को अगर डर नहीं लग रहा है, सही में नहीं लग रहा है, लग रहा है, डर लगना जरूरी है, सच बात बता रही हूँ। डरोगे तभी तो उस चीज को पाने के लिए मेहनत करोगे, अगर डरोगे ही नहीं और ये सोच के बैठ गए कि भैया हम तो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है,
हो जाएगा, उसमें क्या है, नीट में 24 लाख में एप्लीकेशंस भरी, अभी मैम 2 और हो सकता है, 2 लाख और बढ़ जाए, 1 लाख और बढ़ जाए, है सर, हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो डरो, थोड़ा सा डरो, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को जज करो कि तुम गलतियां क्या कर रहे हो, और डरो, क्योंकि डरोगे तभी उस चीज को पाने के लिए मेहनत करोगे, है ना? चलिए मैम, मिथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला मिथ हमारे बीच में ये है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बायो पढ़ाते हैं, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं कि बायो पढ़ना इज इक्वल टू रट्टा मारना। कितने लोगों को लगता है? 70 कॉन्सेप्चुअल है, 30 रटने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी इज टोटली इक्वल टू रट्टा। तो आपको थोड़ा रिवीजन वाला जो एफिशिएंसी है, जैसे मॉर्फो वाला चैप्टर है अपना, है ना, जहाँ पर डाटा है थोड़ा ऐसा, उसको फ्रीक्वेंट थोड़ा रिविजिट करने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है कि आपने लाइन बाय लाइन उसको रट लिया है ना। अभी हमारी क्लास में एक और बच्चा था ऐसा जो कंटिन्यूअसली बोलता है मैंने पूरी बुक रट ली है ना, पर लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा आपका। तो भाई पहली चीज की ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में आपने पूरा पूरा रट्टा मार लिया है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फुल स्कोर आ जाएगा, है ना, ये तो डेफिनेटली नहीं होता है। चलो और कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जो नीट की प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मिथ मुझे जो यहाँ पर लगता है, तुम लोग पहले ही बताओ नींद कितनी देर की लेते हो, मैं रैंडमली पूछ लेती हूँ, ठीक है, हाँ मैं रैंडमली पूछ लेती हूँ, ऐसे नहीं बताओ, ठीक है। कितने आवर की स्लीप ले लेते हो रफली? 6 to 7 hours, 6 hours, 7 hours, 7 to 8 घंटे सो लेते हैं, ज्यादा नहीं होंगे थोड़ा? हाँ, एवरेज 6 hours। रुक जाओ भाई, 6 to 7, अच्छा कितने घंटे सोते हो? 7 to 8 hours, 6 hours सो जाते हैं, 6 hours। तो रफली, हाँ हाँ बताओ बताओ। कितने घंटे सो लेते हो? अरे भाई सबकी बातें सुन लेते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ, 5-6 घंटे सो जाते हो, 7.5 घंटे, 6 hours, 5 hours, 7 hours सो जाते हो। चलो ये तो अच्छी बात है, इधर 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 इधर, ये तो अच्छी बात है कि 6 hours तक की स्लीप ले रहे हो। पर कुछ बच्चों की टेंडेंसी हो जाती है क्या कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और मिथ क्या बना लेते हैं कि नीट की पूरी प्रिपरेशन में अपनी स्लीप की साइकिल को पूरा खराब कर दो, पूरी रात भर पढ़ेंगे हम, पूरा दिन भर पढ़ेंगे और स्लीप ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की ले ली है। तो इट इज वेरी नाइस कि आप लोग 6 से 7 घंटे की स्लीप ले रहे हो, पर उसको ज्यादा एक्सीड नहीं करना है ना, इतना इनफ है। पर इतनी स्लीप, अब तुमने अगर ऑनेस्ट आंसर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर ये ऑनेस्ट आंसर नहीं था तो प्लीज अपने अंदर क्रॉस चेक करो, एटलीस्ट 6 hours की साउंड स्लीप, अच्छी स्लीप, है ना। ये नहीं कि सपने में तुम आधा टाइम फोन चला रहे हो नींदों में, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कॉमन मिथ है कि नींद आपको सैक्रिफाइस कर देनी है, ठीक है, नहीं करनी है आपको नींद सैक्रिफाइस, आपको वो साउंड स्लीप डेफिनेटली लेनी है। मैम हम 1 मिनट रोको, आपको इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्लीप वेक साइकिल। जब हम बोलते हैं सोना और उठना, व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड व्हेन यू आर वेकिंग अप, उस साइकिल का एक नाम होता है, क्या नाम है? कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है और कौन सी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होती है? पीनियल ग्लैंड, एपिथैलेमस। ओके, गुड गुड गुड, चलो ठीक है, बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है। और कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। चलिए, मैम ने 2 मिथ्स के बारे में तो बात कर लिया कि आप यूजुअली रट्टाफिकेशन वाला पैटर्न फॉलो करते हो, अदरवाइज आपका सोने का टाइम। पढ़ाई का टाइम कितना है, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? क्लास नहीं होती? नो, क्लास के अलावा, क्लास इंक्लूड करके वो क्लास वाले टाइम पे तुम पढ़ नहीं रहे हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यू आर जस्ट लिसनिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? हाँ, जब तक सेंटर बंद होता है यहीं लाइब्रेरी में बैठ के। अच्छा, बाकी लोग बोलते रहो, फरहान जब तक नींद ना आ जाए। पांडे जी, ड्यूरेशन कितनी है पढ़ने की? 5 to 6 hours। बाकी लोग जब मतलब जब तक जान है तब तक पढ़ते रहना है ना। मैंने बोला था, मेहनत
करनी है। अब आ रही हूँ उस पॉइंट पे, बिल्कुल वो बच्चा सही बोल रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब तक बॉडी के एक सेल में भी जान बची है ना, अपने अंदर का डिटर्मिनेशन मत खोना। बट एक मिथ क्या लेते हैं बच्चे कि 16, 17, 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। दिन भर बैठो, सुबह 8 बजे पढ़ना शुरू करो और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और ये चीज पहले भी आप लोगों ने बोली है ना, बट ये सबसे गलत अप्रोच है पढ़ने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, साइंटिफिकली आप अगर 6-6, 7-7 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ते हो, आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी खराब हो जाती है बेटा। इसीलिए हमेशा गार्ड बांध दो, जो बात आज बोल रही हूँ, हमेशा जब पढ़ते हो 45 to 60 मिनट्स या मान लो 1.5 आवर पढ़ा, ब्रेक ले लो, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ खाना है कुछ खा लो, वॉक करनी है वॉक कर लो, मम्मी पापा के साथ बात करना है बातें कर लो घर पे, 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लो, दोबारा पढ़ो। और ये नहीं कि 8 बजे पढ़ना शुरू किया था भाई, रात के 12 बजे तक पढ़े ही जा रहे हैं। ऑनेस्टली उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी खराब ही हो जाएगी, तो जो आपने पढ़ा है उस पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है ना। तो पहला ये पॉइंट था मेरी तरफ से कि बच्चे बहुत गलत तरीके से अप्रोच करते हैं पढ़ने को। जो आपके स्टडी आवर्स है, यू नीड टू ब्रेक इट। आपको स्ट्रेच में नहीं पढ़ना है, ब्रेक योर स्टडी आवर्स, ठीक है। आ रहा है समझ। और दूसरा पॉइंट, मैम ने एक पॉइंट बोला था रट्टाफिकेशन। इन लोगों की क्या आदत है मैम, जूलॉजी बॉटनी में एनसीईआरटी की लाइनें जो है ना, पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सिर्फ रीड करते हो, समझते नहीं हो। एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर पढ़ोगे फर्स्ट टाइम, कितने घंटे लगेंगे कवर करने में? 4 से 5। कभी पढ़ा है उतने ध्यान से? कितनों ने नहीं पढ़ा? चलो ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़ा, एक आध चैप्टर नहीं, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है पूरी एनसीईआरटी? वैसे क्या होता है? पढ़ी है लेकिन समझी नहीं। एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ, अगर तुम अपने डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करते तो तुम्हें ये समझ में आता कि जो हम कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मान लो बॉटनी में मैम आप जेनेटिक्स पढ़ाते हो, जूलॉजी में मैंने फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ाया, बायोटेक पढ़ाया है ना, तुम क्या करते हो, एनसीईआरटी को पन्ने पलट के रीड करने लगते हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और ये किसने बोला है कि जो पीवाईक्यू पहले इस तरीके से पूछा गया था वो सेम ही तरीके से पूछा जाएगा? आप चीजों को याद क्यों कर रहे हो, समझो ना उस कॉन्सेप्ट को। मान लो अगर जरा सा भी वो क्वेश्चन ट्विस्ट होके आता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता है वो ट्विस्टेड क्वेश्चन देख के भी यू विल बी एबल टू एनालाइज के आंसर क्या होना चाहिए, पर वो तभी हो सकता है जब तुम अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और एनसीईआरटी को कम से कम पेपर से पहले 3 से 4 बारी पढ़ो। समझ आ रही है? ये 2 मिथ है। सर अब आपकी कंटिन्यू कीजिए। मैम जैसे अभी आपने बताया ना कि आप इनको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए मिनिमम दिन में? सर जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे दिमाग में आता था 18+ घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप नीट की तरफ जाना चाहते हो। लेकिन 18 सुनते हैं हम। हाँ, लेकिन 18+ घंटे मुझे लगता नहीं है फीसिबल हो पाता होगा। कोई पढ़ता है? बिल्कुल टाइम ही नहीं है आपको, 6 घंटे आप सो गए ना, कुछ ना कुछ तो करोगे। आपने इंटरव्यू भी सुने होंगे YouTube में कि लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, टॉपर्स के 20 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको क्या करना है, अगर आप भाई आप 6 घंटे पढ़ते हो, मैं कहता हूँ कि आप 8 से 10 घंटे आप अपने बांध लो, और बांधो भी ऐसे कि आप टाइमर लगा के पढ़ो। टाइमर लगा के पढ़ना इज़ दी बेस्ट स्टडी, है ना। आप जब भी ब्रेक लो उस टाइमर को स्टॉप कर दो, और जब भी आप पढ़ने आओ वापस से फिर से टाइमर स्टार्ट कर दो। सपोज करो आपने 1 घंटे आपको पढ़ना है बैठ के, ऐसा भी नहीं कि आप 2-3 घंटे लगातार स्ट्रेच में पढ़ पाओगे। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, उसमें आपने 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर से 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया आपने, तो 50-50 मिनट करके आपके ऐसे ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे फर्जी पढ़ोगे, बीच में नोटिफिकेशन भी आ रहा है आपका मोबाइल का, फिर क्या होता है कभी कभी ध्यान वहाँ भी चला जाता है, आपने देखा है ना, आपके साथ होता होगा, किसी फ्रेंड ने कर दिया व्हाट्सएप आपको, और भाई क्या कहाँ हूँ, चाय पीने चले। ये मैसेज करता है क्या करता है? ग्रुप में परेशान करके उसने क्या किया, मीम भेज दिया एक, है ना। जैसे ही मीम भेजा
तो मतलब मुझे लगता है आधे घंटे तो वैसे ही चले जाते होंगे, है ना? तुम दोनों एक्टिव हो मुझे लग रहा है। तो इसमें आपको ध्यान कम देना है, वो देखिए तभी हो पाएगा, आपका टाइम बहुत कम बचा है, 1.5 महीने मुझे लगता है मुश्किल से बचे होंगे, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपना मोबाइल किनारे रख दो। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट तक नहीं है ना? मतलब इनसे बेसिक पूछकर नीड तो देखो सर, हाँ? इनसे पूछकर देखो। नहीं, उनको तो अब बता रहे हैं बेसिक नीड है, लेकिन अब वो पता नहीं कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, आपको ये रियलिटी है, आपको अपना इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप 50 मिनट एक बार में आप बैठ पाओ, ठीक है? तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आप एक बार बैठ के देखो, मैं कह रहा हूँ आप 10 घंटे आप दिन में पढ़ के देखो एक बार, आपको मजा नहीं आ जाए तो आप बता देना। दिमाग फ्यूज हो जाता है अगर 12 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो शिद्दत से पढ़ो तभी हो पाएगा, है ना? तो एक टेक्निक तो ये है टाइमर लगा के पढ़ने की। रफली मान के चल लेते हैं 1 साल हमने पूरा प्रिपरेशन को दिया है, ऑलमोस्ट 1 साल एंड होने वाला है, तो अरे जर्नी में अभी तुम सब बहुत खुश दिख रहे हो, है ना? कभी कोई स्माइल भी कर दे रहे हो, या फिर ठीक है मतलब यू आर लुकिंग हैप्पी, वैसा एंजाइटी मुझे तुम लोगों में नहीं दिख रही है, जो कि एक अच्छी चीज है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। पर लेकिन आई नो या टीचर्स डेफिनेटली नो कि जो पूरा आपका जर्नी था ना, वो ऐसे नहीं रहे कि तुम दिखा रहे हो अपनी स्माइलिंग फेसेस, बट डीप डाउन क्या तुम ये डेली फील करते हो? जब पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं तेरा नहीं होगा एग्जाम क्लियर, तुमसे नहीं हो पाएगा, देखो उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, ये तेरा तीसरा ड्रॉप है, अब दोबारा चौथा ड्रॉप लेना है क्या? या टीचर्स क्लास में आके डांट रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि तेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तू 400 में अटका हुआ है, तो वो जो अंदर से डीमोटिवेशन वाली फीलिंग होती है वो डेली तुम सहते हो। एज अ टीचर हम नहीं बैठते वहां पे, अभी तुम स्माइलिंग फेस दिखा रहे हो, नो मैम हम तो ठीक है, या टीचर्स तुमसे कभी पूछ रहे हैं बेटा ठीक है सब ठीक चल रहा है, मैम को बोल दिया मैम सब सही चल रहा है, हाँ, पर लेकिन डीप डाउन क्या वो सच में वैसी फीलिंग होती है? किसी किसी का तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, वो पूरा जो 1 साल होता है, टाइम की अपनी कितनी ज्यादा वैल्यू आज के टाइम पर। बिजनेसमैन से पूछ के देखो, एक एक सेकंड्स में लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास में पूरी जो जर्नी रही है ना, थ्रू आउट ऐसे खुश नहीं हो तुम लोग, है ना? उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ हुआ है, और ट्रस्ट मी जो लास्ट का टाइम है, हो सकता है तुम बहुत अच्छा स्कोर लगातार करते जा रहे हो, ठीक है, एकदम सुपर स्कोर था और तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा हमारा फाइनली, पर लेकिन लास्ट के मंथ में तुमने रिवीजन ही नहीं करी है ना, ढंग से स्ट्रैटेजीज ही नहीं बनाई है, तो हो सकता है सब कुछ दोबारा से खराब भी हो जाए। तो उसको सही ट्रैक पे बनाए रखने के लिए आपको ना अपनी पुरानी जर्नी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां से तुम आते हो ना, जहां उठते हो, जैसे फॉर टीचर्स या किसी के लिए भी, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था आपके केस में, है ना, जब यहाँ पर हम मिले थे जस्ट, वो दिन आपको याद रखना चाहिए कि यार जब तब बैठे थे ना, तब मैं बहुत रोया था या रोई थी कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, फिर से मुझे एक ड्रॉप लेना है, क्यों थॉट आया था दिमाग में, उस पुरानी वाली जर्नी को ना दिमाग में थोड़ा सा रखा करो, है ना? तो जब उसको रखोगे ना, तो तुम्हें पुश मिलेगा कि नहीं यार अब फिर से वही सेम टाइम आ गया है, वो सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी है मुझको, यार मजे मजे में तो नहीं दे रहे ना ये टेस्ट कि चलो ऐसे दे देते हैं, एक ड्रॉप और मार लेंगे, आपका टाइम जा रहा है इसमें, आपके दोस्त हो सकता है कि जॉब करने लग गए हैं, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, या फिर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, है ना? तो वो अंदर से डीप डाउन जब कंपेयर करते हैं, है ना, जब दूसरे से कंपैरिजन चलता है, उसका तो ये हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तैयारी अभी भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो जो पूरी जर्नी रहती है ना, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रहती है। तो इस स्माइलिंग फेसेस के पीछे जो आपने पूरा चीज फेस किया है, उसको हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है? इररिस्पेक्टिव आप मार्क्स लेकर आ रहे हो, मार्क्स आपके नहीं आ रहे, कोई भी सिनारियो है, आप उसको दिमाग में रखो, तभी आपको लगातार वो पुश मिलता रहेगा, है ना? तो उस जर्नी को भूलना नहीं है कभी भी। दोस्त लोग आपको भटकाएंगे थोड़ा, है ना, कि वहां पे चल ले, ये कर ले, अभी बोल रहे थे ये लोग, हाँ, तो उनसे हमको ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं लेनी है, अपना आपको इंडिविजुअलिस्टिकली याद रखना है। जैसे इसको देखो, ये पहले बैक बेंचर हुआ करता था, अभी धीरे धीरे फ्रंट बेंचेस में आता जा रहा है ना, इसलिए ताली हो जाए एक बारी। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता था, जैसे मैम अभी स्कोर की बात कर रही थी ना, तो आप लोग का स्कोर जो मुझे लगता है, जैसे सपोज करो कभी 450 तक आ रहा है, 500 आ रहा है, ऐसा होता होगा, और इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है ना? कितने लोगों के साथ हो रहा है ये?
450 पर स्टक। इससे ज़्यादा आप सोचते होगे कि मुझे 650 लाना है, लेकिन 450 आ रहा है ना, 500 आ रहा है, उसको कैसे, मतलब क्या सोचें इसके लिए? मतलब ये सोच सकते हैं कि नीट होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, देखो, है ना। ये मतलब नहीं है कि जैसे अगर आपके 450 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नीट नहीं होगा, है ना। भले ही टेस्ट में हम लोग बहुत टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप देखो लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है ना। आप फिजिक्स का पेपर उठा के देखो या बायो का पेपर उठा के देखो, फिजिक्स का पेपर पिछले साल का उठा के देखो, कितना हलवा पेपर आया था, है ना। तो अगर आप पूरा सिलेबस करके जा रहे हो ना अच्छे से, सारे फॉर्मूलेज आपको याद है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन हमें क्या होता है, एक डर रहता है कि अगर हमारे 400 आ रहे हैं, 450 यार हमारा होएगा ही नहीं। आपने अगर सोच लिया कि हमारा नहीं होगा, तो ये सोच लो दुनिया में ये कोई नहीं सोच सकता कि तुम्हारा होगा। सबसे बड़ी बैटल होती है, सब वो तुम्हारे साथ ही होती है। आपको सोचना है कि मेरा होएगा होएगा होएगा, क्यों नहीं होगा यार तुम्हारा? अगर तुमने खुद से ही सोच लिया है कि नहीं होगा, तो फिर कौन सोचेगा तुम्हारे लिए? बाकी जो तुम्हारे दोस्त यार हैं वो तो सोचते ही हैं कि यार ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, है ना, कहीं आगे ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके मतलब सुख के बारे में सोचेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, हाँ भाई तुम्हारा ही होगा, हाँ, और मेरा भी होगा साथ में, ठीक है। तो ऐसा आप एनर्जी रखो। मेरे मतलब बहुत सारे है बच्चे, जैसे लास्ट ईयर भी एक बच्ची थी आरती, ठीक है, तो उसके मतलब स्कोर ऐसे ही आ रहा था, ठीक है, 450, 500, 550 ऐसा आ रहा था, ठीक है। लेकिन उसके टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आए, नीट वाले टेस्ट में। सोचो आज वो MAMC में है, ठीक है, तो बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए। तो वो तो बस यही कहती थी, आप जो क्लास नोट्स में पढ़ाया जा रहा है उसी को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसी को आप पूरा मतलब आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, हर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, उसमें ही आपका सपोज करो भाई 75% डन है आपका, सिलेबस भी डन है और नंबर भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो मेजॉरिटी लॉट है, या टीचर्स भी तुम्हें बोलते हैं कि यार वो तो 720 ला रहे हैं, पर जो 700 प्लस करने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वो लॉट है, वो थोड़ा सा लॉट है, पर आपको क्रॉस चेक कराने के लिए या कंपेयर करने के लिए हम उसी लॉट से कंपेयर करते हैं, जिससे कि आप पुश फील करो हर टाइम। तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम बच्चे उस 720 लॉट वाले थे वो फुल स्कोर ला रहे थे, है ना। तो मीडियोक्रिटी भी यहाँ पर काम कर जाती है, पर वो लगातार करनी होगी। ऐसा नहीं कि अभी मार्क्स आ रहे तो सब छोड़ ही दें, हम उसको एकदम पीछे हट जाए वहां से, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे 450 तक स्कोर वाले हैं, तो मतलब थोड़ा सा पुश करके हम अभी सिलेक्शन ले सकते हैं। पर बात यह है कि लास्ट 2 महीने बचे हैं, अभी कैसे सिलेक्शन होगा, है ना। ये सब क्वेश्चंस दिमाग में रोटेट करते रहते हैं, डर लगता है, एंग्जाइटी होती रहती है, पेरेंट्स आपस में प्रेशर डालते हैं, कुछ लोगों को होम सिकनेस भी फील हो सकती है। कितने लोग घर से दूर रहते हैं, यहाँ पे घर से दूर रहते हैं कितने लोग? होम सिकनेस कभी फील हुई है? कभी कभी। तो पूरा दिन उस दिन स्पॉइल हो जाता है, या पढ़ पाते हो? स्पॉइल हो जाता है ना। देखो छोटी सी चीज है यार, तुम पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो, तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो, यहाँ पे रहते हो, और कौन था जो अलग रहता है? कभी फील हुई है ऐसे होम सिकनेस? फिर तुम्हारा पूरा दिन स्पॉइल होता है, या पढ़ पाते हो? स्पॉइल हो जाता है, फिर क्या करते हो इसे भगाने के लिए? सो जाते हो। तुम क्या करते हो भाई इस चीज को भगाने के लिए? क्या करते हो फिर होम सिकनेस ना हो? बाहर घूमने चले जाते हैं। पर देखो तुम कुछ भी इनमें से करो ना, तुम्हारा डे तो खराब हो रहा है। लिमिटेड डेज है यार अपने पास में। कभी ऐसे घर की याद आ रही है कि यार वहां होते तो ये होता, है ना। दोस्त लोग देखो क्या कर रहे हैं, कुछ भी है, तुम अपने जोन से बाहर निकल जा रहे हो, है ना। तो आपको उस चीज का बैलेंस भी साथ में रखना है। इट्स नॉट इजी, है ना। जो फील करता है, जिस पर बीतती है, उसी को पता होता है कि यार मुझे उस दिन बहुत याद आ रही थी घर की, कि शायद मैं घर चले जाता तो आज ऐसे यहाँ पे इतना खाना बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो पूरा दिन आपका स्पॉइल हो रहा है वो वाला। तो उन डेज से भी अपने को बचना है ना। एक तो पुरानी पास्ट जर्नी की तो आपको थॉट्स आते ही रहते हैं, साथ में ये वाली चीज भी है कि कभी कभी होम सिकनेस हो रही है। तो पेरेंट्स से बात करो, पर ऐसा भी नहीं करो कि डेली बेसिस पर उनसे कांटेक्ट में रहो, या फिर कोई एटलीस्ट अपना एक नोन या दोस्त ऐसा बनाओ जिससे आप सब कुछ शेयर कर पा रहे हो। एंड आई थिंक टीचर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आपको कभी भी कुछ भी लगता है, अपने टीचर्स के पास जाओ। इवन ये वाली चीज भी आप शेयर कर सकते हो टीचर्स से। और अभी स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट स्टार्ट करें मैम सर? 1-2 मिथ मैम और हाँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। एक और कॉमन मिथ होता है बच्चों का कि नीट में सिलेक्शन चाहिए
सो वी हैव टू अटेम्प्ट. कितने मार्क्स का पेपर होता है? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? One of the most common myths that people have is कि we need to attempt all the questions. All या none principle follow करके चलते हो पेपर में. अपने आप को एनालाइज ही नहीं करती कि कौन सा सवाल आता है, सारे ही अटेम्प्ट करने हैं. वो चीज गलत है. बिकॉज अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 180 क्वेश्चंस, बट मान लो आपके उसमें से 25 क्वेश्चंस गलत हो गए, फायदा क्या हुआ? 25 गलत है तो आपके कितने मार्क्स नेगेटिव में गए? 125. आपके करेक्ट स्कोर में से 125 माइनस हो गया, फायदा क्या? ठीक है. तो ऑल या नन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, लोग बोलते हैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किया करो. अरे ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मत कर दो कि पता चला जितना सही किया उतने का ही नेगेटिव करके बैठ गए. ठीक है. दूसरा पॉइंट, एक बच्चों की गलती क्या होती है? तुक्का मारने की. कौन सी मूवी थी वो? भगवान का नाम लो, ए मार्क करते चलो. ABCD कौन सी मूवी थी वो? हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. वो मैंने तो भगवान का नाम लेके आंसर्स मार्क करने शुरू किए और हो गया मेरा. ऐसा कुछ नहीं होता है. नेगेटिव मार्किंग से बचो. ये जो तुम्हारे अंदर की अर्ज होती है ना कि यार नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, शायद तुक्का सही लग जाए, इसको रोको और इसको यहीं पर रोको. ये तुम्हारे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितने भी एनएफटी टेस्ट हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हम अभी करवा रहे हैं फुल सिलेबस, दिस इज एग्जैक्टली अ विंडो ऑफ द एनवायरनमेंट जो तुम वहां फेस करोगे. एग्जाम में यू विल बी सिटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ बैठोगे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग की अप्रोच रोकनी है तो उसको यहीं पे प्रैक्टिस करो, यहीं से इम्प्लीमेंट करते हुए चलो. और एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है, मान जाते हैं लोग या फॉलो करके चलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन. आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे. अरे यार कोई नहीं, कल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं किया था, आज फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री को परसों करेंगे. ठीक है. ये चीज गलत है, इसको रोक दो. प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो. लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं 1-2 दिन का ब्रेक ले लो. अरे ब्रेक लो, बट इतना ब्रेक मत ले लो, उसमें एटलीस्ट अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी तो बढ़ा के रखो. इतना ही तो हो सकता है कि आपने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया ज्यादा उसमें, बट ये नहीं कि 4 दिन का ब्रेक लिया वो इतना बैकलॉग इकट्ठा करके चल लिया. ये चीज नहीं करनी है. ठीक है. और एक और कॉमन मिथ है, लोग बोलते हैं कि यार अभी नीट में भी इतना पढ़ना पड़ेगा. हाय राम, एमबीबीएस में तो कोई मस्ती नहीं होती, 5 साल पढ़ना पड़ता है, रात भर जगो, पढ़ते रहो. कि एमबीबीएस लाइफ में देयर इज नो एंजॉयमेंट, देयर इज नो लीजर. ऐसा कुछ नहीं होता है. I know people who have done their MBBS, who are doing their specialities या मेरे फैमिली डॉक्टर्स वगैरह, they do have a normal lifestyle also. Social life भी है, family life भी है और career भी मैनेज हो रहा है. But it's all a matter of time management. तुम्हें सिर्फ वो टाइम मैनेजमेंट की कला सीखनी है. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स दिन भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सोशल लाइफ नहीं होती. समझ आ रहा है? तो वो डिटॉक्स करने के लिए तुम्हें जितना भी आपकी हॉबीज हैं, जो आपको अच्छा लगता है, मे बी पेंटिंग अच्छी लगती है, मे बी स्केचिंग अच्छी लगती है, यू कैन ऑलवेज परस्यू योर पैशन, बट उसका टाइम तुम्हें कंट्रोल करना है कि वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. ये नहीं कि हॉबी परस्यू करने चले तो एमबीबीएस छूटी, एमबीबीएस परस्यू करने चले तो हॉबी छूटी. ये चीज मत करो. आया समझ? एम आई क्लियर? अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी. ये हमारे पास में पूरी की पूरी जर्नी है. ठीक है. ये पूरी जर्नी है एंड इस पूरी जर्नी के अंदर में इसको मैं 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ. इसको मैंने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. अब हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में? ठीक है. एज अ टीचर मुझे लगता है कि जनरली बच्चों के साथ ये चीज होती है. ये वाला जो सेगमेंट है ये अपना 11th वाला पार्ट है, ये वो वाला सिलेबस है, एंड ये जो पार्ट है वो 12th वाला सिलेबस है. ठीक है. अब होता क्या है, इस पूरी प्रोसेस में जाने के टाइम पर तुम दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हो. कभी भी 11th भी पढ़ रहे हो, 12th भी पढ़ रहे हो. कौन ऐसे कर सकता है? 11th भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, 12th भी पैरेलली चला रहे हैं. कितने लोग कर लेते हैं? ऐसा कर लेते हो जाता है. मतलब बायो में 11th का पार्ट भी साथ में पढ़ रहे हैं, 12th भी. कौन से 2 चैप्टर कंबाइन किए हैं? एक सेकंड. हाँ, ह्यूमन फिजियो, बट वो तो एक ही क्लास हुई ना.
क्लास 11 का कुछ पार्ट लिया एंड क्लास 12 का कुछ पार्ट लिया, उसको पैरेलली पढ़ते हो जनरली? चलो कुछ चैप्टर्स कंबाइन कर लिए, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट का लॉट करता क्या है इस पूरी साइकिल में कि आप 11th के सेगमेंट में हो, अब तो पूरा रिवीजन का टाइम ही बचा है, आप फ्रेश तो नहीं पढ़ रहे हो डेफिनेटली, तो आप इस वाले लूप में अभी चल रहे थे, तो हम अभी 11th का पूरा चैप्टर फिनिश करते करते यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। पर दिमाग में क्या चलता है, यार 11th की मैं फिजियो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एक चैप्टर था जेनेटिक्स वाला, वो तो मुझे आ ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा। आप बैठे यहाँ पर हो, काम ये कर रहे हो, पर दिमाग में थॉट्स क्या जा रहे हैं वो तुम भूल गया। अब लेट्स से कि तुम यहाँ वाले टाइम पर आ गए, तुमने सोचा कि यार जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, तुम जेनेटिक्स को क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट की, सब बन रहा है, अब तुम्हें क्या याद आया कि एकदम से अब मॉर्फो के तो एग्जाम्पल ही भूल गए, मैम हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हुआ था। ये जनरल प्रॉब्लम आती है कि आप पैरेलली जब 11th में हो 12th का याद आने लग जाता है कि वो तो मुझे नहीं आता, या 12th में हो तो 11th का याद आ रहा होता है। इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का एक सिंपल सा सोल्यूशन है, देखो ठीक है। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर आपको लेना, इधर ध्यान देंगे बेटा, कि आपके पास में जो चैप्टर आप अभी करंटली कर रहे हो उसी पर फोकस करो। जैसे आप अभी मेरे साथ क्लास में हो, मैं जो बोल रही हूँ आप उसी पर फोकस कर रहे हो, आप फोन यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ वहाँ की आवाजों पर भी इवन इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है कि मैम जो बोल रही है उसको सुन लेते हैं, एक टारगेटेड चीज पर सोच रहे हो। तो आप इररिस्पेक्टिव कितने चैप्टर्स बचे हैं नहीं बचे हैं उसको मत सोचो, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप क्लास 11 का कोई भी एक चैप्टर अभी रिवाइज कर रहे हो, दिमाग में थॉट्स जाएंगे कि यार वो चैप्टर के एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे मुझको, कैसे करूं, वो तो भूल गया। जिस चैप्टर पर हो, जिस जगह पर हो, उसी पर फोकस बनाकर रखो, ठीक है। जब यहां पर जाओगे वापस उसको रिकॉल कर लेना। तो ये फीलिंग ना सबके साथ कॉमन होती है कि यार ये चैप्टर कर रहा हूं तो वो भूल गया, या फिर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही 11th में ही स्टार्ट में सेल चैप्टर से कर रहा था, लास्ट तक आते आते फिजियो में पहुंचा, अब मुझे सेल भूल गया। ये भी तो होता है अपने साथ में। तो क्योंकि ब्रेन क्या करता है ना, जिस जगह पर अभी करंटली है वो उसको इमेजिन नहीं करना चाहता, वो आगे और पीछे का सोचता रहता है, यार एग्जाम में ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं तो अभी पूरा का पूरा पीछे का भूल चुका हूँ, इजंट इट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। तो जिस चैप्टर को आप अभी कर रहे हो उसको बढ़िया से करते रहो, डोंट गिव इट अ थॉट कि यार आगे वाला तो मैं भूल गया हूँ, वो आपको नहीं सोचना है अभी। ये पूरी साइकिल है, ये बार बार अपने को 3-4 बार करनी है। 11th रिकॉल किया 12th पर आए, फिर 11th रिकॉल किया फिर 12th पर आए। ये कब तक करूं, लेकिन कब तक करें, कब तक करें, 5th मई तक करें, कब तक करें, कॉन्क्रीट आंसर, कॉन्क्रीट आंसर कब तक करें, हाँ कम से कम मई तक। टाइमिंग नहीं पूछ रही हूँ, ये साइकिल कब तक चलाऊं, 3 से 4 बार, जब तक, ठीक है, जब तक लास्ट स्टेज में तुम्हारे पास ये साइकिल रिपीट कर करके एक टाइम तो आएगा जब तुम बोलोगे पूछ लो क्वेश्चन, सब कुछ आता है, isn't it? तो वो टाइम, फिर तुम्हें वो टाइम नहीं है, वो हो सकता है अभी भी आ जाए, मैम कोई क्वेश्चन पूछ लो मुझे सब आता है। तो ये साइकिल पूरी कर ली है हमने, 11 से 12, 12 से 11, बार बार। खाली बॉटनी के लिए नहीं करना है, सब के लिए करना है। सर पूछ लो फिजिक्स में से, सब आता है। अभी भी अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि मैम हमने पूरा सिलेबस कम से कम एक बार नहीं पढ़ा है, कंप्लीट नहीं किया है, बेटा कब करोगे? रिवीजन में तुम लोग एक ही गलती कर रहे हो, रिवीजन करना है, माना मैंने ये बोला था, आई ऑलवेज से कि जो करंट चैप्टर है उसके साथ साथ हमेशा प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करते रहो। तो आपने जो चैप्टर सपोजिटली एक बार पढ़ लिया, मान लो मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आपको नवंबर में पढ़ाया था शायद, है ना, नवंबर में मैंने आपको पढ़ा दिया, तो अब अगर आप बायोटेक का कर रहे हो 12th का, सो यू नीड टू रिवाइज दैट आल्सो। और पहले जितना टाइम लगा था आपको वो चैप्टर कंप्लीट करने में, उससे तो कंपैरेटिवली कम ही टाइम लगेगा ना, अभी कम ही टाइम लगेगा ना। लेकिन क्या गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते हैं, डीपीपी मॉड्यूल नहीं लगाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर दोबारा दूसरा चैप्टर पढ़ने लगते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी लेकिन उसका एप्लीकेशन ही नहीं सीखा, फिजियो का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा लेकिन एप्लीकेशन नहीं सीखा, फिजिक्स केमिस्ट्री की फॉर्मूला तो पढ़ ली लेकिन अप्लाई करना ही नहीं सीखा, फायदा क्या है? कुछ फायदा है इसमें? तो ये चीज, ये साइकिल हमें ब्रेक करनी है अपनी,
और सिंपल सी बात है, मान लो सर्जन बने, सर्जन को हमने सर्जरी के स्टेप्स तो बता दिए। स्टेप 1 ये है, स्किन कट करनी है, ओमेंटम कट करना है, लाइगेशन करना है, ब्लड सप्लाई को रोकना है, कट करना है, पूरा अच्छा खासा तुम्हें बता दिया। लेकिन जब तक ह्यूमन बॉडी को खोल के देखोगे नहीं अंदर से, और जब तक पहचानोगे नहीं ऑर्गन्स क्या है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सबसे शुरू में जहाँ पे यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दी ऑर्गन्स, पता ही नहीं चलेगा, नौजिया फील होगा, एंजाइटी फील होगी, समझ में नहीं आएगा कि हार्ट कहाँ है, लिवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, पैंक्रियास क्या है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपने प्रैक्टिकली नहीं की वो सर्जरी, थ्योरेटिकली पढ़ के आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो सिमिलरली फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लिया ना एक बारी, अब फटाफट थ्योरी को रिवाइज कर लो एंड न्यूमेरिकल्स करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, और इस तरीके से करो कि उस क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे हम कर लेंगे। एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ो कि एनसीईआरटी की लाइन का अगर एक शब्द भी मैंने पलट दिया, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट कर दिया। आप लोगों को मैंने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फिजियो के असाइनमेंट्स बना के दिए थे, किया था हमने, 1-2 असाइनमेंट तो किए हैं ना, तो उसमें देखा था एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स के साथ मैंने कैसे खेला था। बस एक-एक 2-2 शब्द को चेंज करा और पूरी स्टेटमेंट का मतलब बदल दिया, है ना। तो वो चीज पॉसिबल कब है, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन रटने थोड़ी बैठेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मतलब समझो, पढ़ने की जगह कॉन्सेप्ट समझो, मतलब समझो उस चीज का। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, नो, तो वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जाए, आप हमेशा उसको कर लोगे। आया समझ? तो पहले सर आपको फिजिक्स की कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए भाई, फिजिक्स में अगर आपको स्कोर करना है बहुत ज़्यादा, है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक 12th तक सारी फिजिक्स पढ़ ली है ना, और आपके पास फॉर्मूले हो गए होंगे तमाम, है ना। और अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद है तो आप समझ लो आपको न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल लगाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे कितने ही क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट टाइप वाले आएंगे, 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, है ना। बचे हुए जो 40-35 क्वेश्चन है उसमें आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप ये सोचो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाओ। दूसरा एक होता है कि एक टेक्निक होती है कि भाई न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे किया जाए, है ना। और न्यूमेरिकल को अप्रोच तभी कर सकते हो जब आप न्यूमेरिकल की पहले से प्रैक्टिस करके गए हो। टॉपर स्टूडेंट करता क्या है, वो जो है सारे न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल लगाता है, ताकि इससे उसको ये ना हो कि भाई अगर कोई दूसरा नया टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो उसमें कहीं फंस ना जाए, है ना। तो आपको ये करना है कि कम से कम आप भाई हर टाइप के क्वेश्चन लगा के तो जाओ ही जाओ, और ये अपने आप को बूस्ट करना है कि हाँ मैंने लगा लिए। ऐसा भी नहीं कि आप 0 लगा के जाओ और बूस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने भाई 100 क्वेश्चन लगा लिए, 200 क्वेश्चन लगा लिए उस चैप्टर के, है ना, 300 लगा लिए, फिर आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो। 200 क्वेश्चन लगा लिए, हाँ इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मैं जो है इसके न्यूमेरिकल कर लूँगा, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गई। तो आपको न्यूमेरिकल करना जब आएगा तो आपको जब नया क्वेश्चन दिया जाएगा, और नया क्वेश्चन मिलेगा कहाँ आपको, टेस्ट में मिलेगा, है ना। आपको जब नया क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप अगर वो कर पा रहे हो, मतलब आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेंडेंसी क्या है, सही है। और अगर आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेंडेंसी सही नहीं है तो आप बैक ट्रैक पे जाओ कि हाँ शायद मैंने यहाँ पे कुछ शायद सही नहीं किया। तो जिस चैप्टर में भी आपकी गलती हो रही थी तो उस चैप्टर को थोड़ा सा सही कर लो भाई, उसके 5-10 न्यूमेरिकल और लगा लो, ठीक है। तो उससे आपका थोड़ा थोड़ा बैठने लगेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसकी आप तैयारी करो ऐसे ही। कम से कम मतलब आपको लेके चलना है कि 200 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करके जाऊँ ही जाऊँ हर चैप्टर के। और अभी तक मैं मानता हूँ आपके 100 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के हो गए होंगे, 100 तो हो ही गए होंगे। अब जो आने वाला टाइम है आपका, 1.5 महीने जो बचे हैं, आपको क्या करना है, कोई एक सोर्स उठाओ, कोई एक सोर्स उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, उसके कम से कम आप 50 क्वेश्चन तो लगा के जाओ। ये काम आपने अभी नहीं करा तो आप करना स्टार्ट कर दो। कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में, 30 चैप्टर हैं, तो 50 इंटू 30 करोगे, 30 चैप्टर्स कितने हो गए, 1500 क्वेश्चन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सही है ये तो क्वेश्चन आप खुद से लगा रहे हो 50 क्वेश्चन। लेकिन सोचो अभी आप मॉक टेस्ट दोगे, है ना, आप टेस्ट भी आप खुद से टेस्ट अपना देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, अब भाई लास्ट में आप नीट भी जाओगे, और उससे पहले
आप PYQ भी लगाओगे तो 1500 से तो ज्यादा क्वेश्चन हो ही गए, है ना। कम से कम 2000 क्वेश्चन तो लगा के जाओगे। तो एक काम आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मुझे लगता है जैसे अभी मैम बताई थी 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन में हर दिन 50 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हो, तो आपके 30 दिन में खत्म हो जाएंगे ये। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, साथ में अगर आपने ये काम स्टार्ट नहीं किया है शॉर्ट नोट्स का, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए हर चैप्टर के, है ना। और शॉर्ट नोट्स बनाने की भी एक टेक्निक होती है। आपने ऐसे चैप्टर पढ़ा पहले, तो आपके हो सकता है कि 2 पन्ने के 3 पन्ने के शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, 4 पन्ने के बन रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, धीमे धीमे शॉर्ट नोट्स को भी छोटा करना है आपको क्या करना है भाई, 10 पेज में आपको पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले एक साथ लिख देने हैं, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठो तो आपसे जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज हो जाए। टेस्ट देने जाओगे, फुल टेस्ट देने जाओगे, सोचो आपके पास सिर्फ 10 पन्ने हैं रिवाइज करने के लिए, कितना अच्छा लगेगा दिमाग को। माइंड भी आपका पीसफुल है, आपको सिर्फ 10 पन्ने रिवाइज करने हैं और आप भी पीसफुल हो, और पीसफुल एनर्जी से आप टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट भी बढ़िया जाएगा। तो आपको इतना करना है कि आप अपने जितने भी नोट्स हैं भाई फिजिक्स में 10 पेजेस में आप सिंप्लीफाई करके सारे फॉर्मूलेज लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है आपको। न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, एक चीज़ मैंने आपको और करने के लिए बोली थी, मॉक्स देना है ना। मॉक्स आपको डेली देने हैं। कितने लोग ये कर रहे हैं रिगरसली, डेली दे रहे हो, डेली दे रहे हो? एक 4-5 मॉक एक वीक में क्या हो जाता है, एक वीक में 4-5 मॉक लग जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। डेली कोई नहीं दे पा रहा अभी। कितने लोग 2 दिन में एक मॉक दे रहे हैं, हफ्ते में एक मॉक दे रहे हैं, हफ्ते में भी नहीं दे रहे, हफ्ते में, चलो हफ्ते में 2 मॉक कौन दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलो इतना अगर आप करो, चलो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना। आपको क्या करना है भाई, आपको मॉक की अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है, ठीक है। आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। जितना भी बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जल्दी से जल्दी आप रिवीजन आप पूरा खत्म कर दो और अपने मॉक्स डेली लगाओ। और मॉक्स आप जब लगाने बैठो ना, आपका कुछ टाइमिंग होगा टेस्ट का। कितने बजे से भाई टाइमिंग आपका? 2 से 5:20 है। इस टाइम ही टेस्ट लगाओ आप। 2 बजे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और 5:20 पे टाइमर आपका एंड हो जाना चाहिए। और जब आप मॉक लगा रहे हो तो साथ में आप OMR भी रखो अपने साथ। एक OMR की कॉपी आती है, अगर आपको पता हो। आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे आप नीट में करते हो प्रैक्टिस, ठीक है। OMR भी रखोगे और साथ ही साथ आप ये कोशिश करो कि आपका जो पेपर है 30 मिनट्स पहले खत्म हो जाए, क्योंकि दिमाग में एक बफर रहता है ना, तो अच्छा रहता है। आपके हिसाब से 30 मिनट्स पहले खत्म हो गया पेपर आपका, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, एक बफर टाइम रहता है हमारे पास, तो एक पीसफुल रहता है माइंड कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर निकल नहीं रहा है, लेकिन मैं हाफ स्टेप में पहुंच गया हूँ, इसके आगे करूंगा तो हो सकता है मेरे क्वेश्चन हो जाए। एक बार 2019 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, वो सबसे मुझे नहीं लगता है हो पाया होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99% जो भी बच्चा बैठा होगा वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया था और बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन आया था। वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास 5 मिनट हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 10 मिनट भी हो तो भी चलेगा। तो ये बफर टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई पेपर कैसा आने वाला है। पेपर पिछले साल इजी आ गया था, हो सकता है इस साल टफ आ जाए फिर। तो इसलिए आपको 30 मिनट्स का बफर टाइम लेके चलना चाहिए अपने साथ, क्योंकि जितने भी आपको लगता है कुछ एरर हो रही है, कुछ हो रहा है, इस समय में आपका पूरा कवर अप कर देता है वो, ठीक है। तो मॉक्स की हम बात कर रहे थे। आपको क्या करना है, रोज मॉक देना है इतने टाइम पे, और कोशिश करनी है कि भाई जब आप एनालाइज करो तो उसी दिन आप एनालाइज कर लो, ठीक है। एनालाइज करने से क्या होगा, एक आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट खत्म हो जाएगी। आप ये सोच के बैठो कि उसी दिन मुझे करना ही करना है, जैसे तैसे मुझे पूरा एनालाइज पेपर करना ही करना है। और आप देखोगे कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे आप उसी दिन अगर एनालाइज करो तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इससे मुकाबले कि आपने अगर कल पे टाल दिया तो वो कल
सोच लो कभी आता ही नहीं है। आपके साथ होता भी होगा, आप एनालाइज करने बैठते हो, सोचो थोड़ी देर में करेंगे, फिजिक्स करने बैठे सोच रहे हो अरे कल करेंगे, पहले बायो कर लेते हैं, है ना, फिर केमिस्ट्री करने बैठे अरे इसको कल करेंगे, फिर परसों फिजिक्स करेंगे, हो गया पूरा पेपर एनालाइज करने में हफ्ता भर लग गया। आप सोचो अगर आपने वो पेपर उसी दिन एनालाइज कर लिया तो वो आपके दिमाग में ही बैठ गया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि सुबह सुबह तो करके आए हो, इस टाइम पे तो करके आए हो, और शाम को आपने एनालाइज कर लिया, तो वो आपके दिमाग में फीड होता जा रहा है ना। तो उसी दिन एनालाइज करो, अगले दिन फिर से मॉक दोगे, फिर से एनालाइज करो शाम को, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, अगर आप अगले दिन पे छोड़ दोगे तो आपके पास अगले दिन एनालाइज करने के लिए 2 पेपर हो गए, हो सकता हो फिर मॉक देने की आदत ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये साइकिल पे आप ध्यान रखो, इससे एक विशियस साइकिल डेवलप नहीं होगी, ठीक है। मेरे भी आपसे तो इतने ही है, आपको मैम कुछ ऐड करना? हाँ चलो अभी स्टार्ट करते हैं बॉटनी के पार्ट के लिए भाई, ठीक है। वैसे तो जू एंड बॉटनी का कुछ डिफरेंशिएटेड नहीं है, पर मैं रफली बॉटनी के लिए एक बार बता देती हूँ। देखो फिजिक्स में एज सच एनसीईआरटी रीडिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट फॉर आवर केस, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। हो सकता है तुमने बहुत बार उसे रीड कर भी लिया होगा, कुछ पार्ट रह भी गया होगा, सिलेबस हो सकता है अभी कुछ बचा भी है तुम्हारा पेंडिंग। कितने लोगों का सिलेबस अभी बचा हुआ है क्लासेस में? नहीं, तुम लोगों के एंड से बचा हुआ है, इकोलॉजी रह गया है खाली। अच्छे से हाथ खड़े करो जरा बेटा, इतना कम टाइम बचा है, अभी तक सिलेबस फिनिश नहीं किया है। 5 से 6 चैप्टर रह गए हैं, उससे ज्यादा भी किसी का है। 6 से ज्यादा चैप्टर कितने लोग के रह गए हैं? बस वही बचा है, 5 से 6 चैप्टर, उससे भी ज्यादा किसी का है, बहुत ज्यादा मार्जिन से बचा हुआ है बॉटनी में। अच्छा ठीक है। तो अब देखो इधर बेटा, इधर तो स्ट्रैटेजी अपने को रखनी क्या है, इधर देखो भाई। तो आप पूरे दिन भर को ना ऐसे डिवाइड कर लो एक सब्जेक्ट के बेसिस पे। कैसे? जब तुम सुबह सुबह उठते हो, लेट्स से कि उसको तुमने बॉटनी को डिवोट कर दिया, तो द मोमेंट तुम्हारी आंख खुलती है, तुम अपना रेगुलर रूटीन से बाहर निकलते हो, वो हमारा बॉटनी का टाइम है। अभी धीरे धीरे क्लासेस भी कम हो जाएंगी, और रफली तुम्हारे पास हुआ क्या करेगा, मॉक टेस्ट आई थिंक 2 दिन में छोड़ करके एक टेस्ट होगा। तो मान लेते हैं हमारा फर्स्ट डे है, आज ही का दिन लिख रही हूँ, मान लो मैं ये हमारा सेकंड डे है, एंड दिस इज थर्ड डे, एंड यहाँ पर ये तुम्हारा 4th डे है। तो फर्स्ट डे में मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर एक मॉक टेस्ट हुआ, वो मॉक तुमने दिया, ठीक है। रेगुलरली डेली नहीं हो रहे हैं, है ना, तो एक दिन छोड़कर एक मॉक हो रहा है, या लेट्स से 2 दिन का गैप आ रहा है अपने पास, तो अब भी रफली हम काफी सारे मॉक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो लेट्स से ये 2 दिन का गैप आया, फिर हमने क्या किया, दोबारा से एक मॉक टेस्ट दिया, चल रहा होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज तो ये अपनी स्ट्रैटेजी में गांठ बांध लो, तुम्हारे कितने भी चैप्टर्स बच गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 से 6 चैप्टर ज्यादा रह गए हैं, या फिर 2 चैप्टर रह गए, किसी की इकोलॉजी रह गई, डज नॉट मैटर। तुम्हें करना क्या है, डेली का डेली, या जब भी तुम्हारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, प्लीज उन मॉक टेस्ट को जा करके देकर आओ, उनको स्किप मत करो। ज्यादा तुम ये कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के या उस चैप्टर की क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करके आओ, क्योंकि तुम्हें तो ये पता होगा कि यार ये चैप्टर में नहीं पढ़ के गया था, तो जितने मार्क्स वहां से आए थे उसको वहां से हटा दो। तो तुम 720 में से अपने मार्क्स मत कैलकुलेट करो, वो उससे और कम में कैलकुलेट कर लो। ये बात क्लियर है भाई हमको? तो अगर आपके कुछ चैप्टर्स रह भी गए हैं जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपका फुल सिलेबस आ रहा है, अब तो फुल सिलेबस टेस्ट ही हो रहे हैं हमारे, वो आपको सारे के सारे देने हैं। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। देखो 2 फायदे तो क्या, एक तो आप पूरा टेस्ट हर बार अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सिनेरियो अभी नहीं आया है कि हमने सारा सिलेबस करके रख दिया है, सारे रिवीजन डन है, नहीं हुआ है वो अभी। तो आपने एक तो सारा सिलेबस देख लिया भाई, टेस्ट के बहाने से ही सही वो कर लिया। दूसरा, अभी पीछे मैंने एक बात बोली थी कि आप इस लूप में फंसे होते हो कि जब 11th में है तो 12th का भूल गए, 12th में तो 11th का भूल गए, पर जब आप टेस्ट पेपर देते हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन जब वहां पर आप देखते हो और उसकी एनालिसिस करते हो, एनालिसिस तो पूरे पेपर की करोगे, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा पार्ट किया रख दिया। तो आप करंटली अभी मॉर्फो पढ़ रहे हो, पर क्वेश्चन तो जेनेटिक्स का भी अटेम्प्ट कर रहे हो आप वहां पर, तो आपको क्या वो रिकॉल नहीं हो जाएगा उस टाइम पर, वो आपसे हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, पर वो बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज देखनी तो पड़ रही है। तो जब आपने उसको इनडायरेक्टली भी देखा है तो वो क्या होगा, दिमाग में हिट करेगा, और वहां पर वो रिटेन की जो कैपेसिटी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो एक काम तो ये हमको करना ही है, जो कि फिजिक्स में और बॉटनी या पूरे बायो में कॉमन है, कि आपको मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये, इस पूरे सिनेरियो में बीच के 2 दिन का गैप है,
अब खाली बॉटनी तो नहीं पढ़ रहे होगे उस बीच में, या जिस दिन टेस्ट है उस दिन तो चलो टेस्ट दिया है तुमने, है ना, पर उस पूरे बीच के गैप में जो यहाँ पर ये टाइमिंग मिल रहा है हमको, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक काम करना है, एक तो एनसीईआरटी रीडिंग, वो तो आप यहाँ पर भी कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड तो आप डेली ही कर रहे हो, उसका मतलब अब डेली कैसे रीड कर लूँ, इवन यहाँ पर भी ये काम कर रहे हो। अब मैम ये कैसे पॉसिबल है, अभी उसको देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने अभी स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कि आपने ना अपने बॉटनी वाले पार्ट को मॉर्निंग का टाइम दे दिया। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, तुम्हारे लिए अलग अलग हो सकता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो मेरा बॉटनी का टाइम है, तुम अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, डज नॉट मैटर तुमने बुक कितनी बार पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो मॉर्निंग टाइम तुमको अभी करना क्या है, करंटली अपनी बुक को खोलो, लाइन बाय लाइन उसको रीड करना स्टार्ट करो। आई नो ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है, वो फर्मेंटेशन की जो पैराग्राफ है इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, बोरिंग है, कितना क्यों पढ़ रहे हैं इसको पता नहीं, आप सेंटेंस स्टार्ट करते ही नींद आने लग जाती है। ऐसा होता है हमारे साथ में, पर ये मान के चलो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, वो रिपीटिशन में ऐसे चलेगा, वो सबके साथ होता है, पर कौन उसको कितनी देर तक कंटेन करके रख रहा है, वो वहीं पर गेम पूरा चेंज कर देगा। तो आपको सुबह उठ करके पूरा बुक एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हो, तो अपना जितना टाइम बचा हुआ है, प्लस सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि आपके हिसाब से अभी 6 चैप्टर आपके पूरे पेंडिंग है, ज्यादा टाइम और देना पड़ेगा आपको। किसी का सिलेबस लेट से पूरा हो चुका है, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को आप 2 दिन दे दो। रीडिंग के लिए मैं ये बोल रही हूँ, रीडिंग के लिए 2 दिन दे दो। कोई चैप्टर बहुत इजीएस्ट चैप्टर था, जैसे लिविंग वर्ल्ड, कितना सब सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो उसमें एक दिन से कम ही टाइम मान के चल सकते हैं, तो रफली 2 दिन, 1 डे या फिर हाफ दिन में भी आप ऐसे मान के चलते हैं कर पा रहे हो उस चीज को। तो आपने मॉर्निंग में क्या कर लिया, अपनी एनसीईआरटी रीड कर ली है, एक चैप्टर या जो भी आपका प्लानर है, तो प्लानर बना करके उसको डेली रीड कर रहे हो आप। आज मैंने एक चैप्टर रीड किया, फिर नेक्स्ट डे भी वो रीड कर रहे हो, छोटा छोटा चंक रीड करो। पर बीच में अभी आप चीज क्या देख रहे हो कि मॉक टेस्ट 2 स्पेशल चीजें आ गई। अब इस 2 बीच के दिन में साथ में एक और काम कर लो उसका, किसी एक दिन बैठ करके उसकी एनालिसिस, क्योंकि वो भी ज्यादा जरूरी है भाई इस टाइम पर। तो जो स्टार्टिंग में हमारी प्रैक्टिस थी या जो हमारा अप्रोच था, वो क्या था, थ्योरी को ज्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन पूरे वीक में या मॉक टेस्ट एक बार हो रहा है उसको दे लिया, या फिर मंथ में जैसे भी टेस्ट हो रहे थे। अभी अप्रोच ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम कर देना है हमको, ठीक है। दूसरा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मैंने बहुत बार पढ़ लिया है चैप्टर, लाइन बाय लाइन पूरी दिमाग में बैठ चुकी थी, मैंने जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी, दोबारा क्यों करूं उसको। क्या ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, मैंने जेनेटिक्स ना पूरा 1 महीना लगा के बहुत अच्छे से कर रखी है, मैं दोबारा क्यों करूं इसको। कितने लोगों के दिमाग में आता है। या कोई भी ऐसा चैप्टर है, तुम्हारा कोई चैप्टर की मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, मैं ऐसे दोबारा क्यों पढ़ूं। कोई चैप्टर है ऐसा बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है, कोई चैप्टर है ऐसा, कोई चैप्टर नहीं है ऐसा। अरे बाप रे, ये कौन सी कंडीशन है, अभी कोई चैप्टर ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, डरो मत। कोई ऐसा चैप्टर कि बहुत पढ़ ली एनसीईआरटी उसकी, कोई चैप्टर ऐसा, कोई भी एक चैप्टर। स्ट्रैटेजीज वो है अभी जो सिलेबस से हट चुका है, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया। कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर है ऐसा जिसकी एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली है, बोर हो चुके हैं अब हम। स्ट्रक्चरल वाला जो चैप्टर है जूओ का, ठीक है, इसको कुछ बताना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सभी का होता है, शुरू यहीं से किया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इतनी बार पढ़ लिया कि अब उसकी बुक खोलते ही अंदर से सैचुरेशन हो जाती है। इधर देखो भाई, ये काम तुम पहले से करके आते रहे हो, है ना। जो भी पार्ट था, जेनेटिक्स है, सेल है, कोई भी चैप्टर है बेटा, इधर ध्यान देंगे। तो ये चैप्टर आपने कर लिए, लगातार आपने कर लिए, इसकी बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी, पर मैम अब दोबारा से इसको बैठ के मैं क्यों पढ़ूं, जब एक बार कर लिया था। तो देखो, नीट के एग्जाम में अल्टीमेटली उस 3 घंटे में या फिर जो भी वो टाइमिंग है अपना, वहां पर आपको सारी चीजें रिटेन करनी है कि थोड़ी सी रिटेन करनी है, सारी करनी है। अब यार सारी चीजें कैसे याद रहेंगी। तो होता क्या है अभी इस पूरे पार्ट में कि जब किसी चीज के साथ आप ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है 10 फ्रेंड्स के नाम याद भी हो, वो क्यों, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड हो लगातार। होता है उसका नाम तो भूलोगे ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ तो कांड किया था क्लास में, यार उसका नाम मैं कैसे भूल सकता है, भूल सकती हूँ, होता है ऐसा। तो आप पूरा मान के चलो, ये सारा का सारा सिलेबस है, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ये सारे फ्रेंड्स के नाम को, फॉर्मूलाज को, कॉन्सेप्ट को याद करके रखना था हमने।
तो यार सारे के सारे तभी तो रहेंगे, उनके साथ कनेक्शन बना करके रखोगे, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ा था, मैंने इतना अच्छे से पढ़ लिया, रात में उठा करके भी एग्जाम्पल पूछो तो मैं बता देता था। पर अब क्या हुआ, उसके साथ कनेक्ट, टाटा बाय बाय हो गई, वो क्लास 5th स्टैंडर्ड के दोस्त की तरह हो गया। आप कौन, है ना, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है हमको। तो वैसी सिचुएशन में हम ना फंसे, इसलिए बार बार ये रिपीटेशन आपको करना है। अब टाइमिंग कम करते जाओ उसका, पर उसको पढ़ लो, जिससे कि वो जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो भूले बिछड़े दोस्त ना हो जाए, आप उनको साथ में याद रखो, है ना। तो जेनेटिक्स जो भी आपने पढ़ी है, कोई भी चैप्टर कितने भी अच्छे से क्यों नहीं पढ़ लिया है, गांठ बांध लो, हमको उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए नहीं करनी कि परफेक्शन लेकर के आना था, किस लिए करनी है, लास्ट डे पर जब एग्जाम दोगे तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमको क्या हो जाए, यहाँ पर दिमाग में रिटेन हो रखी हो। क्लियर भाई। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी हमको लगानी है, डेली एनसीईआरटी रीड करते चलो, बीच में मॉक टेस्ट देते चलो, ठीक है। चैप्टर्स की खुद से अपने हिसाब से डिवीजन कर लो, वो एज अ टीचर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका अलग अलग चल रहा है, किसी के 5 चैप्टर पेंडिंग है, किसी का सिलेबस हो चुका है, वो खुद से प्लान कर लो, न्यूमेरिकली उसको डिवाइड करके यहाँ पर प्लान कर लो, ठीक है। मैम आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मेरे को देखते तो ऐसे हो जाता है ना कि पता नहीं क्या ही देख लिया इन्होंने सामने, है क्या हो गया। हाँ बच्चे कह रहे हैं मैजिक देख लिया, मैजिक मैजिक देख लिया। मैजिक देख लिया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ बैच एक्सेस याद आ जाता है मुझे देखकर, क्यों इनको मैम सर पता है, जब ये नहीं मान लो जैसे पेपर स्किप कर रहे हैं, ये इनका क्या आदत है, असाइनमेंट स्किप कर देते हैं, टेस्ट स्किप कर देते हैं, क्लास में नहीं आएंगे, तो मैं क्या बोलती हूँ उनसे, मैंने कहा तुम्हारा बैच एक्सेस हटवा दूंगी मैं अभी। अब मैं जैसे ही बैच एक्सेस बोलूंगी ना वापस लौट के क्लास में आ जाते हैं। चलो ठीक है, जूलॉजी के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, मेजरली मैम ने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो बता दी, फिर से तुम्हें दोबारा वो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस नहीं बता रही मैं, मैम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हर एक लाइन का अपना मतलब होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। पहली बात, मैं एक छोटा सा क्विज कराऊंगी अभी सब्जेक्ट का, ठीक है, या तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बोलूंगी, फटाफट तुम लोगों को बोलना है कि वो क्या है, या कुछ एक डायग्राम बनाऊंगी और वो मिसिंग होगा तो तुम लोग बताना। If I am not allowed entry inside my friend's house, then I will be generating dash to transfer the information. Secondary messenger, ऐसे ही समझाया था ना, घर पे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर घर पे डायरेक्ट एंट्री मिल गई तो क्या होगा, हार्मोन खुद एक प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, ठीक है। कोई एक बच्चा आके टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डायग्राम बना दो, आ जाओ। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, हाँ एनसीईआरटी खोलने लगी उसकी, ये अपने फर्रे खोल रहा है। करो अभी चुप, एक मिनट चुप, कोई नहीं बताएगा। ब्लैक तुम बनाओ अपना, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। भाई ये नहीं एनसीईआरटी बनाएगा और कुछ नहीं। हो गया, बनाओ टर्शियरी स्ट्रक्चर, इधर बनाओ, इधर बाबा बस हो गया। सही है, सही है। आपको ये आके ये क्या बनाया मैंने, पी का मतलब, बी आर का मतलब, फिल कर दो इसको आगे, करो। रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी लेबल करो। तो देखा था नहीं जो फेंकता, हाँ
और क्या है, क्या होता है यहाँ पे, PST what 1, ठीक है, PST चुप ना करने दो उसको, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी होती है, तो कौन सा देख लिया? डर मत, रिवाइज करना, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आरोपी का मतलब रोक, वाह, चलो ठीक है। क्या बात है। नहीं आ रहा, हाँ अच्छा, आधा पार्ट किसी और से भरवाएं क्या? हाँ आजा 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 आजा, नहीं रहने दो, जाओ। और कौन, जल्दी क्विक फटाफट, हाँ आओ, वेरी गुड, आ जाओ, करो आराम से, गुड गुड, हाँ वेरी गुड, एक स्टेट बना रही हूँ न्यूरॉन का, बस कोई डिफरेंस बता देना इसके बीच। करो, क्या है ये, गुड, ध्यान से सोच ले प्रिया, बहुत ध्यान से सोच, क्या लिखा है, नहीं, गेट शॉन सेल इनक्लोज्ड है इसमें, उसमें एनवेलप्ड है, फिर वो माइनिंग शीट बनाएगा। शायद कोई तो ये था, मतलब शायद। एनवेलप्ड वाला माइनिंग शीट बनाएगा। कोई करेक्शन करेगा, आ जाओ राकेश, कोई बात नहीं, कोशिश करना चाहिए, आ जाओ। चुप हो गया, करने दो उसको ट्राई, ठीक है, हाँ एनवेलप किस में होगा, एनक्लोज किस में होगा, माइनिंग वाले में एनवेलप किस में होगा, एनक्लोज किस में होगा, एनवेलप शॉन सेल कब करता है, हाँ, और एनक्लोज कब करता है, जब माइनिंग हाथ उठाना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी किसने पढ़ी है मैम, और अभी एनसीईआरटी में लाइन दिखाऊंगी, चलो करो, जल्दी करो, नहीं पता कोई और, अरे कर लो यार, एनवेलप्ड वाले में माइनिंग खाना और एनक्लोज्ड वाले में नॉन माइनिंग, दोनों बेटा मैंने तभी तो बोला था कि प्रिया ध्यान से देखो, ये नॉन माइलिनेटेड है, बाहर जाके कर दो, हो गया, छोटी सी चीज थी बस, कुछ था थोड़ी, the only artery of the body which carries the oxygenated blood, I will suffer from dash if fat is accumulated in my coronary artery. See, arteriosclerosis या फिर alternatively known as बस इतना बता दो एक छोटा सा। Acute renal failure के लिए क्या करूँगी? Chronic renal failure के लिए क्या करूँगी? किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन,
अगर मेरे ब्लड में IgG एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू IgM, इसका मतलब मुझे कैसा इन्फेक्शन है? बहुत देर से मतलब बहुत पहले से है प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन। और अगर मेरे ब्लड में IgM ज्यादा है तो डर गए? मजा आया? दिमाग खुला? खुल गया दिमाग? इविल क्वार्टेट पढ़ा था हमने। इविल क्वार्टेट होते हैं 4 रीजन थे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, ठीक है? उसके 4 रीजन से, वो 4 रीजन में से एक रीजन बताते हैं। रुक जाओ। हाँ, इन एलियन स्पीशीज का इन्वेशन एक हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, नहीं याद है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, लास्ट को एक्सटिंक्शन, लास्ट ये रीजन था। तो 4 मेजर रीजन से, या सिंपल से नाम ही तो याद रखने थे, ये भी याद नहीं रखे हुए। चलो एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पूछते हैं ना। अच्छा, फिजिक्स में हवा टाइट हो गई क्या? ये क्या हो रहा है? देखो फिजिक्स में ऐसा रखते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर देगा उसको एक पिज्जा, ठीक है? लेकिन वो पहले बना, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन दे दे भाई। रेडी? ये क्वेश्चन है आपके पास, मास चार्ज दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, ठीक है? चार्ज सेम है, मास सेम है, बस यहाँ पे डिस्टेंस जहां से ये हिंज्ड है ये y है, यहाँ पे जो हिंज्ड है वो है y/2। आपको बताना है R1/R2। सॉल्व हो गया? आंसर नहीं है, आंसर आ गया था। ये आंसर जो है भाई, आपका जो आंसर है, ये आंसर जो आपका आया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए आगे? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? हाँ, तो आगे सिलेबस करना चाहिए या जो लास्ट का हो रखा है उसको रिवाइज करना चाहिए अगेन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट तो करना चाहिए, क्योंकि नीट में देखो हर चैप्टर से एवरेज 2-2 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। ये मत मान के चलो जेनेटिक्स थोड़ी डिफिकल्टी तो वही इंपॉर्टेंट है, खाली हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं करो कि यहीं पे फुल स्टॉप लगाया पूरा नहीं कर रहे, जितना पॉसिबल हो तुम्हारी कैपेसिटी तुम्हें अलाउ कर रही हो, अभी टाइम है उतना। कितने चैप्टर्स बच गए हैं? केमिस्ट्री में तो लाइक बायो तो हो गया मोस्टली, केमिस्ट्री भी हो गया, हाँ। फिजिक्स में रह रहा है और थोड़ा
केमिस्ट्री का उसको organic का बैलेंस आउट करके जो भी टाइम है, डोंट स्किप एनी चैप्टर या कोई टॉपिक। हर चैप्टर हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सर से पूछो हाँ फिजिक्स का। पूछो पूछो। नहीं मेरा तो इससे क्वेश्चन है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे। अभी तक वो आई नहीं, पता नहीं दूसरा ही सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में टाइम कोई नहीं, देखो तुम क्या कर सकते हो ना कि आप देखो एक माइंड होता है ऐसा कि मतलब उसे लगता है कि इसके 100 क्वेश्चन करने हैं और वो 100 क्वेश्चन करने एक चैप्टर के बैठ जाएगा, उस चक्कर में आगे चैप्टर रिवाइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बड़े स्केल पे देखें, हमारे पास 45 से लेके 50 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं और वो ऐसा नहीं एक चैप्टर से आते हैं, वो सारे चैप्टर से आएंगे आपके पास। आप एक काम करो, अगर आपकी कम है ना प्रैक्टिस, तो आप 10-10 क्वेश्चन लगाओ, हर चैप्टर के लगा लो। इससे आपका माइंड बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मेरे सारे 30 के 30 चैप्टर लग गए, है ना। 10 × 30 300 क्वेश्चन ऐसे लग गए, फिर तुम्हारे चैप्टर लग गए सारे, फिर 10 क्वेश्चन लगा लो शुरू से, फिर 10 लगाओ, ऐसे करके पूरी एक साइकिल कंप्लीट करते जाओ। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपका पूरा स्केल ऑफ चैप्टर सारे कवर भी हो गए और आपके मतलब एक परफॉर्मेंस में भी बूस्ट आ जाएगा। ऐसा कर सकते हो आप। कि कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स में है सर, अभी जैसे मैं अगर अभी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रही हूँ, हाँ तो सर उस टाइम फिर मुझे ये लगता है कि यार ये हटाओ ना, ये वाला चैप्टर पढ़ो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम है। हाँ फिर वो भी होता है, फिर जब मैं पहला चैप्टर उठाती हूँ तो फिर लगता है इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ। तो सर ये बहुत हो रहा है मेरे साथ। जैसे मैं अपनी बाइक में मॉक पहले का भूल जाते हो, मेन प्रॉब्लम ये है। यस सर, मॉक हाँ। मैंने किया ना, तो जैसे मैंने अभी रिसेंट में जो पढ़ा है हाँ उसके क्वेश्चंस अच्छे से लग रहा है। हाँ। बट जैसे मैं 11 का कोई चैप्टर उठा रही हूँ तो उसके क्वेश्चन सर आधे से ज़्यादा मतलब गलत लग रहा है। देखो वही है, आपको एक अप्रोच रखनी पड़ेगी। 11th आपने पहले कर लिया है ना, तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज करो, उसका एक मॉक लगाओ, है ना। ये मत करो कि आप क्वेश्चन लगाने बैठ गए सारे, आप मॉक लगाओ, उसमें देखो उस मॉक में से आपके कौन से चैप्टर्स वीक रह रहे हैं, किससे क्वेश्चन नहीं लग रहे आपके, फिर उसको टारगेट करो आप। उससे आपके क्या हो जाएगी ना, स्ट्रेंथनिंग होगी उस चैप्टर्स की। मैम बायो में भी सेम ये चीज़ होती है कि जैसे मैम ये एक चैप्टर है आता है, जैसे कि मैंने फिजियो प्लांट और एनिमल ह्यूमन फिजियो में मुझे पूरी अच्छे से आती है, तो मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था। बट मैम अब मैं उठा रही हूँ, मैम क्वेश्चन उसके लग रहे हैं, लेकिन मैम वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैम ये सही है। तो मैं उसकी वजह से ना, जैसे अभी टेस्ट हुए थे तो मैम वो मुझे क्वेश्चन आता है बट मुझे डाउट है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। तो मैंने जब घर आके किया ना, तो जो मैं कर रही थी अगर मैं कर देती तो मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, बट मैंने जब नेगेटिव मार्किंग की वजह से किए ही नहीं वो क्वेश्चन। ये चीज़ हो रही है मैम, बायो में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। बायो में ये चीज ज्यादा हो रही है। जब घर पे उसको क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, प्रीवियस चैप्टर को आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हो, सो डू यू मैच द आंसर? यस मैम। जब आप सॉल्व करते हो तो क्या अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि ये स्टेटमेंट सही क्यों है और ये स्टेटमेंट गलत तो यस क्यों है? मैम, वही मैम जो इसने पूछा ना, पढ़ते हो, बार-बार पढ़ते हो, बार-बार नहीं मैम, जैसे मैं अगर सही हो गया तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता। यस मैम। मैम वो चीज़ आती होती है, जैसे स्टेटमेंट अगर है एज एन AR है तो उसमें पता है कि इसका ये भी सही है, ये भी सही है, रीज़न है क्यों नहीं है नहीं पता। फिर उसके जैसे नॉर्मल MCQ वाले नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें पता है इसका आंसर बट डाउट है कि यार ये गलत हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा ना। फिर बट घर आके देखा ना, घर आके खुद पेपर सॉल्व किया, फिर उसके बाद देखा ना यार पूरा जू का पूरा पेपर आता था, बट मैंने नेगेटिव मार्क की वजह से 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिया। बॉटनी में भी सेम चीज़ की, बॉटनी मैंने 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिए इस वजह से। तो ये चीज़ मेरे साथ यहाँ पर जो मेजर कमी मुझे दिख रही है वो रिवीजन की है, ठीक है। रिवीजन जितना टाइम्स करोगे, ये कुछ वैसी प्रॉब्लम है जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, 11th का पढ़ रहे होते हैं 12th का भूल जाते हैं, 12th में होते हैं 11th का भूल जाते हैं। साइकिल कब तक करते रहनी है, जब तक आप कुछ भी पूछ लो, अब सब कुछ आता है। रिवीजन बार-बार उतना टाइम्स कर लो, रिवीजन एंड प्रैक्टिस ना। लास्ट टाइम तक तुम्हें सब कुछ आता हो, ठीक है। मैं 12 फिजिक्स ठीक है, हाँ और 11 जो है सॉल्व करने बैठता हूँ, दिमाग जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, जोन आउट हो जाता है, रो रहे हो? जोन आउट हो जाता है। अच्छा जोन आउट हो रहे हो, ठीक है। फिर तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हो ना, आप 11th की फिजिक्स थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली भी होती है, आप मानते हो, है ना। उसमें दिमाग इतना खर्च होता है कि पूछो मत। और आप वैसे भी नीट के बच्चे हो, तो उसमें मैथ्स भी होती है 11th में, है ना, थोड़ी सी। ऐसा आते हुए सवाल सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता। हाँ उसमें काइनेमेटिक्स है, पूरी 11th में काइनेमेटिक्स है। 11th की फिजिक्स आपको लगानी है तो आपको शिद्दत से टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं होगी, है ना। वो वाला जो 11th वाले जो टॉपिक्स है ना, बहुत डिमांडिंग है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो,
11th के लास्ट की चैप्टर उठा के देखोगे, क्या है SHM और वेव्स, वहाँ तक SHM और वेव्स में जितनी तुमने फिजिक्स पढ़ी है सब है। फ्लूइड में SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पेस में SHM हो रहा है, मून में SHM करवा दिया। मतलब सोचो हर सारे चैप्टर रिलेटेड है उसमें। तो आपके अगर मतलब जो कोर चैप्टर्स होते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। कुछ या तो टॉप 50 क्वेश्चन उठा के देख लो भाई, कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, हर चैप्टर के करने पड़ेंगे आपको, है ना। और आपके कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर है 11th में, कौन सा? वर्क एनर्जी पावर स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद से लगाना स्टार्ट कर दो, रोटेशन के से स्टार्ट कर दो, रोटेशन कर लो, ग्रेविटेशन कर लो। ग्रेविटेशन मुझे लगता है इजी चैप्टर है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है आपका, तो ग्रेविटेशन पहले से करके रख लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कौन सा चैप्टर है? फ्लूइड्स है ना, वो भी कर सकते हो। फिर थर्मोडायनेमिक्स, KTG, ये सब आपके केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो ये भी कर सकते हो। तो जो ये सब रिलेटेड पार्ट है ना, वो पहले करके टिक लगा लो, ताकि आपको दिमाग में लगे हाँ 11th का इतना पोर्शन हो गया है। फिर जो बचा है काइनेमेटिक्स वाला, वो आप प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स उसके लगाने पड़ेंगे। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, रिवीजन करना कैसे है यही समझ नहीं आ रहा। ये क्या है रिवीजन कैसे करना है? सबको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में। तो देखो रिवीजन करना कैसे है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर तुम NCERT पढ़ रहे हो डेली, वो अभी स्ट्रैटेजी बताया, तुम पढ़ रहे हो, सेम डे पर उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आज मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया, आज घर जाके उसके क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस नहीं करो, ठीक है। जो मैंने लिस्ट बनाई थी, आज आपने NCERT को रीड किया, नेक्स्ट डे आपने मॉक दिया, मॉक की एनालिसिस करी, NCERT रीडिंग लगातार चल रही है। जो आपने फर्स्ट डे में रीड किया था, 2 दिन का ब्रेक लो। क्या लेना है? 2 दिन का ब्रेक लो, और उस 2 दिन के बाद में क्वेश्चंस लगाओ जो फर्स्ट डे किया था। सॉर्टेड है? तो जो 2 दिन का गैप लगा होगा, या जितने भी दिन का, 2 से ज्यादा नहीं लगाना है, जो गैप लगा होगा, तुम सारे कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सारे अगर याद हो रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, उस वाले टाइम पर जो चीजें याद नहीं आ रही थी, ब्लैंक शीट लेकर वहां पे जॉट डाउन कर लो। तो अभी हुआ क्या है, पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग करी, मॉक टेस्ट दिया, 3rd डे में या 4th डे में आपने इसी पर्टिकुलर पार्ट के क्वेश्चंस बनाए, बीच में उस टॉपिक को हमने नहीं देखा है, हमने ब्रेन में उसको सेटल होने का टाइम दिया है। 4थे दिन में हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे पे NCERT रीड करी थी उसके क्वेश्चंस बनाए हमने, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनाए तो हमें रियलाइज हुआ उस चैप्टर में से ये पार्ट में भूल गया या भूल गई, उस चीज को एक जगह पर लिख लिया। नेक्स्ट टाइम जब तुम वो चैप्टर रिवाइज करो, वो ब्लैंक शीट उठाना जिसमें तुमने पॉइंटर्स लिखे हैं अपने, वो क्रक्स होगा जो एक्चुअली में तुम भूल जाते हो। भाई कुछ चीजें तुम्हें याद हो गई है, उसको 100 टाइम्स तुम कर चुके हो, पर जो तुम्हें याद नहीं रहता है उसको आगे लेकर जाना था। तो पूरी बुक जो है लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ लोगे। मैं बोलूँ NCERT रीडिंग इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 दिन बचे, इमेजिन करते हैं पूरी बुक आज रीड कर लोगे बैठ करके, नहीं कर सकते हो। तब तुम्हें कौन सी चीजें उठानी है जो तुम बार बार भूल रहे थे, उस शीट्स को उठाओ, उन पार्ट्स को लो और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। फिर उतने ही पार्ट को देखो, पर पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पूरी NCERT बनाई हो तुमने, रीड करी हो, मॉक टेस्ट दिया हो, और उसके बाद में हमने क्या करा हो, उस NCERT वाले पार्ट के क्वेश्चंस करे हुए हो, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करनी है अभी क्लियर है हमको। और किसी का कोई ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है तो बोलो। मैम पढ़ाई में ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, मतलब कुछ ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या है? रीजन मतलब किस वजह से हो जा रहा है डिस्टर्बेंस? मैम कभी कुछ घर में कुछ हो जाता है, या हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चलती रहती है, हाँ। या उस वजह से माइंड इतना फ्री रह नहीं पाता है, अच्छा, तो मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है पढ़ाई की, तो उसके लिए। चलो ठीक है। बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, उसने ये बोला है कि मैम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि हो सकता है कभी घर में कुछ हो गया, हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है कोई शादी है, या कुछ भी मतलब कंडीशन है, घर में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, उसमें अगर तो प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने आप को 2-3 दिन के लिए इन्वेस्ट कर दो, फैमिली की हेल्प कर दो, एंड देन मूव आउट। अगर चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे तुम ना भी इन्वॉल्व हो, चीज़ें चल सकती हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स हैं या बड़े हैं या रिलेटिव्स हैं मैनेज करने के लिए, तो उन पे छोड़ दो। देखो दिस इज नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी फैमिली को सपोर्ट मत करो,
बट करेंटली यू नीड टू लुक एट द पिक्चर। ईदर तुम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में सोच लो या शॉर्ट टर्म में सोचो। तुम अगर ये सोचोगे कि मुझे सारी चीजें करनी है और मैं पढ़ाई छोड़ के ये करना है, ये करना है, ये करना है, या घर में शादी है तो हल्दी के फंक्शन में भी हेल्प करना है, मेहंदी के फंक्शन में भी हेल्प करना है, तुम नहीं भी पार्टिसिपेट करोगे तो भी वो हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सोचो या शॉर्ट टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म सोचो, तुम ये सोच रहे हो कि नहीं शादी में पार्टिसिपेट करना है। लॉन्ग टर्म सोचोगे कि कोई बात नहीं, अगर एक शादी या फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं भी किया कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म हमारा गोल क्या है कि हमें डॉक्टर बनना था तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो जेन्युइन है, जहाँ पे आप नहीं अवॉइड कर पा रहे, अगर ठीक है आप घर पे हो, अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लो यू आर नॉट एबल टू वेंट इट आउट, हमसे आके बात करो, टीचर्स हैं, ठीक है, हम सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, हमसे नहीं बात कर सकते, हर्षिता मैम है, शी इज अ प्रोफेशनल काउंसलर, उनसे जाके बात करो, समझ आ रहा है? तो उसमें यू नीड टू क्लियर योर माइंड फर्स्ट, और ये रैदर देन पाइल अप मत होने दो इस चीज को। अगर आप किसी चीज से कंफ्यूज्ड हो या प्रॉब्लम है या कोई एंजाइटी है, उस चीज को पाइल अप मत होने दो अपने दिमाग में। टॉक टू समबडी, ठीक है, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस फेज, हम सारे टीचर्स, हर्षिता मैम, एवरीवन, हमने ये फेज क्रॉस कर लिया है, तो हम तुम्हें शायद हेल्प कर पाएंगे बेटर तरीके से, है ना, हम तुम्हें बता पाएंगे। लेकिन मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम अपने सीनियर से बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो अगर इस चीज की प्रॉब्लम है तो आके बात कर लो, ठीक है। मैम एक और चीज़, बॉटनी के एग्जाम्पल्स नहीं याद होते तो उसके लिए कैसे याद बेटा करें? अगर पॉसिबल है, तुम्हें लग रहा है कि निमोनिक से काम चल रहा है, जो कि नहीं चल पाता है, आप उसको स्लिप्स में लिखो, जितना ज्यादा उसको अपने आसपास सराउंडिंग में रखोगे वही उसकी एक ट्रिक है छोटी सी। तो एग्जाम्पल जितने भी है ना ऐसे वाले, आसपास अपने जहाँ पे भी पढ़ते हो वहां पर उनको लिख लो, वहां पर उसको अटैच कर लो, डेली उसको एक बार विजुअलाइज करो, उसको देख लो, ठीक है, टाइमली बेसिस पर रिकॉल करना स्टार्ट कर लो कि 3 दिन हो गए, आज मॉर्को की उस फैमिली के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं, तो मैक्सिमम रिकॉल, और उसको बार बार देखना है हमको, है ना, उसी से सॉर्ट आउट होगा वो। उसको छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैम बायो में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे पता चला कौन सा आंसर है, लेकिन फिर मार्क करते समय मैं हमेशा गलत मार्क करता जब आंसर सिर्फ डायग्राम वाले जब आंसर पता चल जाता है तो गलत मार्क कैसे हो जाता है? पता नहीं हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा टेस्ट रेगुलरली दो। अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, सुन लो पांडे जी, हेलो इधर, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जितनी भी कमियां हैं उनको सॉर्ट करने का। 3 घंटे 20 मिनट एक रूम में बैठना विद सो मेनी स्टूडेंट्स अराउंड यू, और उसमें 4 सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना, और उसमें अपनी गलती आइडेंटिफाई करना और कॉन्फिडेंस लाना, यही खेल होता है। एग्जाम एंजाइटी होती है, हाँ होती है, लगता है कि अरे यार गलत हुआ, क्यों? कॉन्फिडेंस रखो पहली बात तो अपने आप के ऊपर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो थोड़ी सी, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर तुमने पढ़ा है तो तुम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज्यादा गलतियां जो बच्चे करते हैं सारे बैच की, ऑलमोस्ट जितने पेपर तुमने अपने दिए, मैम हम शुरू के 3 घंटे करते हैं पेपर, आखिरी के 15 से 20 मिनट में हम लगाने बैठते हैं OMR, दिमाग हमारा हो चुका है सैचुरेट, 3 घंटे में 4 सब्जेक्ट की 11th 12th का हम पेपर लगा चुके, मैम दिमाग सैचुरेट हो गया है। OMR भरते हुए पता चला केमिस्ट्री की OMR फिजिक्स में भर दी, और वो की OMR उसमें केमिस्ट्री में भर दी, और हुआ है बच्चे करते हैं, और आपने एक क्वेश्चन में OMR की गलती की, लाइन से आपके क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे। होता है ये चीज, होता है, सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करो, और जितने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, टाइम बाउंड पेपर लगाओ, और अपनी टेस्ट होंगे यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको हफ्ते में एवरी वीक टेस्ट होंगे, अपने आप को एनालाइज करो और वो पेपर दोबारा घर जाके लगाओ 2 दिन के बाद। समझ आ रहा है? सर एक और क्वेश्चन में बोलता है, सर बायो इजी, बायो इजी कहाँ है? सारे लोग बोलते हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में इजी है, लेकिन इजी नहीं है, उसमें भी टाइम लग जाता है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 बॉटनी का, 180 जूओ का, एवरेज कितना जा रहा है तुम लोगों का? 140 140। तुम ही लोगों को जो जूओ बॉटनी की क्लासेस नहीं अटेंड करोगे, और फिर बोलोगे ठीक है, तुम लोगों को फैक्ट बता रही हूँ, तो 7 बचा कितना? 360
वो जोड़ के कितना हुआ 280, तुमने 300 भी नहीं टच किया है। जूओ बॉटनी के सवाल और एनसीईआरटी तब तक लगाओ जब तक तुम एटलीस्ट इतना या मैक्सिमम 170 नहीं कर लेते 180 में से। बच्चे इतना तो करना पड़ेगा। मैम इतने कम से कम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम अभी भी 360 में 340 टच कर रहे हो, तब जाके कहीं 280 मार्क्स लाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तब तुम 600 क्रॉस करोगे। मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे आप पिछले टॉपर्स के आप नंबर उठा के देखिए, है ना, जिसके 600 650 तक नंबर आते हैं, आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे भाई। 360 में से उन बच्चों के 330 तो आते ही आते हैं यार। आपने बायो ली किस लिए? 330 लाने के लिए। हाँ, तो इतने तो आने ही चाहिए। जैसे कि एग्जाम के दिन कम हो गए और ऐसा माइंड में फियर आ जाता है कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है, थोड़ा सा नर्वस फील होते हैं। ठीक है, और उसके कारण पढ़ाई का नुकसान होता है, तो इसीलिए इसको कैसे टैकल करें? ठीक है। एग्जाम फियर हो जाता है इसको, मतलब एग्जाम की डेट जैसे जैसे पास आ रही है तो इसको डर लगने लगता है। सबको लगेगा कुछ टाइम के बाद वो, है ना, कि अब कैसे करें, होगा या नहीं होगा, यही मेन प्रॉब्लम है। और उसके चक्कर में पूरा दिन खराब कर देता है, पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। दिन लिमिटेड है अपने पास, दिन स्पॉइल नहीं करने। तो एक काम कर सकते हो, अगर ये डर लग रहा है आपको या कुछ भी ऐसी कोई और भी चीज हो सकती है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था होम सिकनेस हो सकती है आपको, आपका दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, बस 2 मिनट लूंगी मैं लास्ट के। सबको करना क्या है, जब पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, वो डर लग रहा है, सब कुछ आ रहा है दिमाग में, तो अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ब्लैंक पेपर पर लिख दो। कुछ भी थॉट, मेरा ना इंस्टाग्राम चलाने का मन कर रहा है, पहले वो पढ़ लेता हूँ, लिख दो उसको। ठीक है, अभी मुझे डर लग रहा है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये थॉट आया, सब कुछ वहां पर पेन डाउन कर लो। 2 मिनट का टाइम लो पढ़ने से पहले, ये नहीं कि कंटिन्यूअसली बुक खोली पढ़ना स्टार्ट, वो मत करो। ठीक है, 2 मिनट का 5 मिनट का अच्छा खासा टाइम लो और ब्रेन को थोड़ी सी ट्रेनिंग दो। क्या ट्रेनिंग देनी है कि अभी जितने भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अभी मैं पहले 20 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम सोचा है, मैं पहले इतनी देर पढ़ूंगा, फिर इन थॉट्स के बारे में बाद में सोचूंगा। डर लग रहा है, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। जो अभी टाइम है मैं वही करूंगा जिसके लिए मैं बैठा था। पेन डाउन कर दिया और यू विल रियलाइज, जब भी तुम ये काम कर रहे हो ना, उस शीट को उठा के देखोगे, वो फालतू की चीज होगी एकदम, जिसको आप बाद में भी कर लोगे या नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ब्रेन को ना ट्रेन कर दो ऐसे। ठीक है, ट्रेनिंग इतनी रिगरस हो जाए कि जब 2 बजे मैं पेपर देने के लिए बैठूंगा, कि उसमें भी कर सकते हो, तो हमें करना क्या है, उस पूरे टाइम पर ही फोकस करूं। जो भी थॉट्स अभी आ रहे हैं ये मुझे 2 घंटे 1 घंटे में नहीं लेकर आने हैं, उसके बाद में मुझे जो करना है मैं वो कर लूंगा। ठीक है, डर की फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग हो सकती है वो, तो उसको लिख लो एक जगह पर और बाद में जब पूरा टाइम हो जाए उसके बाद में उसको फिर उठाओ। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप लोग सेशन के बाद पूछ लेना। एक चीज मुझे और याद आई है, जैसे इसी दिन जो पूछा, फेमस थॉट है, जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, कर्म करना तुम्हारे हाथ में, फल नहीं है। बहुत बढ़िया। एक चीज बोल रही हूँ, ये लोग बहुत अच्छे समझ गए। जैसे जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो चलते चलते गिरता है, तो मम्मी पापा उससे चीयरलीडर्स होते हैं ना कि बेटा खड़े हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। वो फिर 2 कदम चलेगा फिर गिरेगा। सिमिलरली आप लोगों की प्रेपरेटरी फेजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे, देयर बी फेजेस जहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, देयर बी फेजेस जहाँ बहुत खराब चल रही होगी। फॉर दैट वी टीचर्स आर हियर फॉर यू, वी आर योर चीयरलीडर्स। डोंट वरी, जब तक तुम्हारा एग्जाम है हम हैं, तो वो जो चीयर लीडिंग चाहिए वो हम करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें अपने एंड पे सिर्फ मेहनत करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो तो अभी सेशन एंड कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये हेल्पफुल था सबके लिए। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा दो।